अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे बतख फार्मिंग पर कि हमें बतख फार्मिंग क्यों करनी चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा बड़ा ही आसान कि इससे हमें अंडे हासिल होंगे, नंबर वन। नंबर टू, इससे हमें मीट हासिल होता है, हलाल हैं तो हमें मीट हासिल होता है, दूसरा फ़ायदा है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि बतख बतख फार्मिंग ये लेस एक्सपेंसिव है, इस पे ख़र्चा कम आता है। और जब ख़र्चा कम आता है तो हमें ये काम करना चाहिए। किसकी निस्बत ख़र्चा कम आता है? बाकी जो मुर्गियां हम पालते हैं उनकी निस्बत बतख फार्मिंग कम एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव है, तो हमें ये करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ये एक अच्छा मशगला है, गुड हॉबी है, दिल लगा रहता है बंदे का, तो ये एक अच्छा काम। हाँ, पांचवें नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि और सबसे अहम है और इस वजह से हमें ये करना चाहिए, और वो ये है कि ये एक बेहतरीन बिजनेस है। इससे हम अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और मसलन कि इसके अंडे बेच सकते हैं, इसको ग्रो करवा के इसकी बहुत सारी तादाद हासिल करके हम इनको बेच सकते हैं, बतौर मीट पर्पस हम इनको बेच सकते हैं। तो ये एक बिज़नेस है। और इसके अलावा हमें इसलिए भी इनको पालना चाहिए, डक्स को, बतखों को, कि जनाब ये जो मच्छर होते हैं गर्मियों के सीज़न में ख़ास तौर पे, या जब मच्छरों की अफजाइश का मौसम होता है, तो मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए ये बतखें बड़ा ही अहम रोल अदा करती हैं। तो बहुत सारी बीमारियां मच्छरों से होती हैं, और आपको पता है कि मच्छर ट्रांसमिट करते हैं, डेंगू फीवर भी होता है इससे, और मलेरिया भी होता है, और बहुत सारी और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए बतखों को पालना ज़रूरी है और पालना चाहिए। और अगला पॉइंट ये है कि जो नर बच्चे होते हैं बतखों के, जो मेल होते हैं बतखों के, वो मुर्गियों के जो मेल्स होते हैं उनकी निस्बत ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं, उनकी नश्व नुमा ज़्यादा बेहतर हो सकती है और जल्दी ग्रो करते हैं। और अगला पॉइंट ये भी है कि उनमें बीमारियों का हमला कम होता है निस्बतन मुर्गियों की निस्बत बतखों में बीमारियों का ख़तरा कम होता है, और लेस एक्सपेंसिव है, हमने जैसे पहले बता दिया। और इसके अलावा इनमें ग्रोथ रेट ज़्यादा है, ये भी हमने आपको बता दिया। मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बता दिया। हाँ, जब तालाब, जाहिर है ये तालाब पौंड एरिया में जौहड़ों के करीब ये बतखें ज़्यादा पालनी चाहिए। आपको ये भी बताते चलें कि 50 बतखों के लिए 250 स्क्वायर फुट का तालाब कम से कम एक चाहिए, वरना दो होने चाहिए। उसका दो होने का फ़ायदा ये होगा कि थोड़े थोड़े अरसे के बाद, थोड़े थोड़े दिनों के बाद, या थोड़े थोड़े टाइम के बाद बतखें वहाँ से एक तालाब से दूसरे तालाब की तरफ शिफ्ट होती रहेंगी, मूव करती रहेंगी। तो उनके जो पेट के किरम होते हैं, पेट के जो कीड़े होते हैं, बतखों में भी होते हैं, उनसे निजात रहेगी। उनका जो लाइफ साइकिल होता है, असल में इन किरमों का एक लाइफ साइकिल होता है, उस लाइफ साइकिल को तोड़ देना होता है। अगर उसमें डिस्टरबेंस आ जाए तो वो फिर आगे फैलते नहीं हैं और पेट के किरमों का मसला ख़त्म हो जाता है। मसलन लार्वल स्टेज, प्यूपल, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। उसको जब हम डिस्टर्ब कर देते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं किरमों के, तो फिर ये मसला हल हो जाता है। तो इसके साथ साथ जो बीट करती हैं बतखें, और वो ज़ाहिर है पौंड में ही जाएंगी, और वहाँ पे जो नीचे मट्टी होगी, रेत होगी पौंड में नीचे जौहड़ में, तो उस रेत और मट्टी को रिकवर वक्फे वक्फे से किया जा सकता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको रिकवर करके एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर उन बतखों की बीट शामिल है, तो इसका फर्टिलाइज़र इफ़ेक्ट भी है। तो बतखें एज ए, तो उस उनके जो क्या कहते हैं फीकल मटेरियल है, उसको एज ए फर्टिलाइज़र इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए बतख फार्मिंग बहुत ज़रूरी है।
اب اسے آگے یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ ان کی رہائش، بطخوں کی رہائش کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ 50 بطخوں کے لیے 250 اسکوائر فٹ کا ایک جوہر ہونا ضروری ہے۔ اگر بطخیں کم ہیں، 25 ہیں، تو ظاہر ہے اس کا ایریا بھی ہاف ہو جائے گا، اور اگر 10 ہیں تو مزید اس سے ایریا کم چاہیے بطخوں کی افزائش کے لیے۔ تو یہ وہاں پہ پانی میں زیادہ خوش رہتی ہیں بطخیں۔ اور جب یہ پونڈ ہم خود اگر ہم نے بنانا ہے، تالاب ہم نے خود تیار کرنا ہے بطخوں کا، تو کوشش یہ کریں کہ جو سلوپ بنانی ہے بطخوں کے پانی کے اندر اترنے کے لیے اور پھر پانی سے واپس اوپر چڑھنے کے لیے، وہ 2 سے 2.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سلوپ 2 سے 2.5 فٹ کی سلوپ ہو، اس سے زیادہ سلوپ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلوپ سے وہ آسانی سے اوپر بھی آ سکیں گی اور آسانی سے اس کے اندر بھی جا سکیں گی۔ اور ظاہر ہے صرف رات کے ٹائم وہ تالاب میں تو نہیں رہیں گی، ان کو واپس ہم نے ان کے لیے الگ رہائش کمرے بھی بنانے ہیں چھوٹے، جیسے مرغیوں کے ڈربے بناتے ہیں اسی طرح بطخوں کے بھی بنائیں گے۔ اور پونڈ ایریا سے وہ کم از کم 10 فٹ کے فاصلے پہ، کم از کم 10 فٹ کے فاصلے پہ ہونے چاہیے، 15 فٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تالاب سے یا جوہر سے بطخیں باہر نکلتی ہیں تو جسم ظاہر ہے گیلا ہے، تو وہ اس گیلے جسم کے ساتھ اندر نہ چلی جائے، تو 10 فٹ کا ایریا ہو، وہ پھر وہاں اس ایریا میں تھوڑا سا موو کریں گی اور پھر اپنے پروں کو جھٹکیں گی اور اس سے اپنا پانی وغیرہ خشک کر کے، وہ خود بھی بڑی سمجھدار ہوتی ہیں اور پھر وہ جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ پھر جو ڈربے ہیں وہ ہوادار ہونے چاہیے۔ ہم نے مرغیوں کے بارے میں جب بات کی تھی تو یہ بات آپ سے شیئر کی تھی کہ ہوادار ہونے چاہیے، اور نیچے ہم بچھالی وغیرہ بچھائیں ضرور، اور ریت بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ مین پوائنٹ، مین تھیم یہ ہے کہ جو بھی چیز وہاں پہ ڈالیں وہ ان کے لیے کمفرٹیبل ہو، بہت زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جایا کرے، اور اگر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور گیلی ہو جاتی ہے پانی کی وجہ سے، بیٹھوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، نمی ہے ماحول میں، تو اگر نیچے کی جو بچھالی ہم نے بچھائی ہے، پرالی جس کو کہہ سکتے ہیں، یا ریت جو ہم نے بچھائی ہے، وہ اگر گیلی ہو بھی گئی ہے تو اس کو چینج کرتے رہیں، وقفے وقفے سے 15 دن بعد ضرور چینج کر لیا کریں۔ ہوادار ہونا چاہیے، ہم نے بتا دیا۔ اور اچھا، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ انہیں ہر وقت پانی کی ضرورت رہتی ہے، تو پانی کا نظام ایسا ہونا چاہیے جو خود کار ہو، کہ پانی اس میں فریش واٹر آتا رہے اور پانی اس میں کنٹیمنیٹ زیادہ نہ ہو۔ ایسا پانی کا نظام اویلیبل ہے مارکیٹ میں، ایسے واٹررز موجود ہیں، پانی کے برتن موجود ہیں جس میں خود کار سسٹم نصب ہوتا ہے۔ اسی طرح خوراک بھی ایمپل کوانٹٹی میں ہونی چاہیے، اور ہم آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ 4 چیزیں اہم ہیں جو ان کی خوراک میں استعمال ہوتی ہیں، اور وہ 4 چیزیں: نمبر 1 مکئی، زرد مکئی زیادہ بہترین ہے ان کی خوراک کے لیے۔ نمبر 2 گندم، بطخوں کی خوراک کے لیے گندم بہت بہترین چیز ہے۔ نمبر 3 جوار ان کی خوراک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 چوکر بھی بطخوں کی خوراک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ رات کے ٹائم کے لیے خاص طور پہ یہ چیزیں وہاں ان کے ڈربوں میں موجود ہونی چاہیے۔ ویسے پونڈ ایریا میں تو گھاس، جڑی بوٹیاں، چھوٹی چھوٹی اور بہت ساری چیزیں اور مچھر، ان پہ ان کا گزارا ہوتا رہتا ہے۔ اور ویسے یہ مکئی، گندم، جوار اور چوکر وغیرہ تالاب میں بھی وقفے وقفے سے ڈالا جا سکتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ نسل کشی کیسے کروانی ہے، ان کو آگے گرو کیسے کروانا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ 6 ہفتے کا کم از کم دورانیہ چاہیے بطخ کو بڑا ہونے کے لیے، یعنی بالغ بطخ 6 ہفتے کے بعد ہوتی ہے۔ 6 ہفتے اور بعض اوقات 7 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں بالغ ہونے کے لیے۔ تو ان کو انتخاب کر لیں اور بطخیں صحت مند انتخاب کریں، تاکہ، اور ایک نر 6 بطخوں کے لیے کافی ہے۔
एक नर 6 बतखों के लिए काफ़ी है, उनकी मिलाई के लिए काफ़ी है, और सेहतमंद होने चाहिए, नर भी और मादा भी। अच्छा, नर और मादा का तयन कैसे करेंगे? ये थोड़ा सा 2-3 हफ्ते की उम्र जब गुजर जाती है बच्चों की, बतखों के बच्चों की, तो उनकी आवाज़ जो वो निकालते हैं ना, वहाँ से पता चलेगा कि ये नर है, ये मादा है। मादा की जो आवाज़ होती है पतली होगी, और नर की आवाज़ ज़रा मर्दों जैसी, कि उस तरह की होगी। और इसी तरह जनाब अगला इसमें अहम पॉइंट ये है कि वो बतखें सिलेक्ट करें जो जिनका हमें पता हो पहले कि वाकई ये जो मादा बतखें हैं ये अंडे ज़्यादा देती हैं। अंडे देने वाली बतखों को सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, बतखों की 3 बड़ी अकसाम हैं, ये भी हम आपसे शेयर कर दें कि 3 बड़ी अकसाम हैं बतखों की। नंबर 1, सफ़ेद पीकन। पहली जो किस्म है या नस्ल कह लें या उसको क्या कह लें, ब्रीड कह लें, सफ़ेद पीकन नंबर 1, नंबर 2 एल3 और नंबर 3 मस्कवी। ये 3 नस्लें, ये 3 अकसाम हैं जो बतखों की आम तौर पर हमारे पाकिस्तान में पाई जाती हैं। और हमने आपको बताया कि ये जो है ये तीनों अकसाम गोश्त के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है, मौजू हैं। सफ़ेद चिकन, एलसरी और मस्कवी। अंडों के लिए जो ज़्यादा सूटेबल है वो है इंडियन रनर्स उनका नाम है। तो ये इंडिया वालों की ब्रीड है बेसिकली, उन्होंने अपने नाम करवाई हुई है। और अगर हमने अंडों और गोश्त दोनों मकासद के लिए बतखों का इंतखाब करना है कि उनके जो बच्चे आएँ तो वो उनका गोश्त भी अच्छा हो, और उनके जो बच्चे हैं वो आगे जाके अंडे भी अच्छा दे, मादा बतखे, तो उसके लिए खाली कैम्बल एक ब्रीड है, खाली कैम्बल, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब अच्छा, अंडे जब अंडे आ गए तो हमने उनको बतखों के नीचे रखना है और उससे बच्चे लेने हैं। बतख वो फिर सिलेक्ट करनी चाहिए जो एक तो सेहतमंद हो, चिचड़े बाकी एक्सटर्नल जो पैरासाइट्स होते हैं उनके जिस्मों पर, लाइसिस वगैरह, जुओं वगैरह और बाकी, उनसे वो पाक साफ हो। और इस अंडे सीने के लिए माहिर बतख का होना ज़रूरी है। और जो नस्ल इसमें इस्तेमाल होती है अंडे सीने के लिए, वो मस्कवी नस्ल ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। मस्कों भी कहते हैं उसको। मस्को नस्ल की जो बतख होती है वो अंडे सीने में बड़ी महारत रखती है। अगर वो ना मिले तो फिर कुड़क मुर्गी को भी मुंतखब किया जा सकता है। ये याद रखें कि मुर्गियों को 21 दिन चाहिए होते हैं, और लेकिन बच्चे निकालने के लिए अंडों से, और बतखों को 1 हफ्ता ज़्यादा 28 दिन कम अज़ कम चाहिए होते हैं अंडों से बच्चा बाहर आने के लिए। तो 28 दिन बतख उसके ऊपर बैठेगी। और अच्छा, इस दौरान क्या करेंगे, पानी और दाना दुनका बतख के करीब रखेंगे जो अंडों पर बैठी है, ताकि उसे मूव ना करना पड़े, और वो जो गर्माइश उसने प्रोवाइड करनी है उन अंडों को वो सही तरीके से प्रोवाइड कर सके। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसके बाद जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर उनकी परवरिश में बड़ी एहतियात करनी है। अगर सर्दियों का मौसम है तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है डरबों के अंदर। फ़ौरन उनको शिफ्ट करें उस जगह पे जहाँ पे सर्दी कम है, और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहले हफ्ते में टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। उसके लिए हीटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, गैस के चूल्हे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोयले के चूल्हे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर 1 हफ्ते के बाद 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम कर देंगे। फिर उससे अगले हफ्ते और मज़ीद 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम कर देंगे। 4 हफ्ते तक उसका टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ले आएंगे, और उससे मज़ीद कम नहीं करेंगे। इस दौरान उनका दाना दुनका का भी ख्याल रखते हैं, पानी फ्रेश देना है। और बतखों को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो एम्पल क्वांटिटी में पानी मौजूद रहना चाहिए। हिफाजती तदाबीर में सबसे अहम पॉइंट ये है, हिफाजती तदाबीर आपसे शेयर करते हैं, वो ये है कि जनाब उनको वक्त पे वैक्सीन करवाएं। एनडी बहुत ज़रूरी है, न्यूकैसल डिजीज़ की वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी है, उसके होनी चाहिए वैक्सीन। और दूसरे नंबर पे अहम बात यह है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें। वो जो डरबे बतखों के बनाए हैं वो साफ़ रहने चाहिए, हर 15 दिन बाद पराली को चेंज कर दें, और बाकी साफ सफाई का इंतज़ाम रखें, पानी साफ
सुथरा होना चाहिए, दाना तो उनका गंदम ज्वार मकई जो भी हम दे रहे हैं वो सही और साफ होना चाहिए। और तालाब की भी सफाई वक्तन फवक्तन करते रहना चाहिए। तालाब के अंदर से बदबू को ख़त्म करने के लिए फुआरे उसमें नस्ब किए जा सकते हैं। और इसके अलावा 0.1% के हिसाब से चूना उसमें डाला जा सकता है, वो भी बड़ा फ़ायदा मंद रहता है। तालाब और जौहर के अंदर 0.1% चूना डाला जा सकता है। और मौसम के लिहाज से ताज़ा पानी ज़रूर मुहैया करते रहें, तालाब में भी और उधर डरबों में भी। अगर बैरूनी किरम हो गए हैं बतखों को, खुदा न खास्ता, और कभी हो भी जाते हैं, तो नेगासान एक केमिकल है, उसका महलूल तैयार करके 0.1% महलूल तैयार किया जाएगा नेगासान का, उसको यूज़ करवाएंगे और उसका स्प्रे करवाएंगे और टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसला नहीं होगा। बतख फार्मिंग करें, बिजनेस है, अंडे बहुत ज़्यादा हासिल होते हैं, गोश्त बहुत ही अच्छा हासिल होता है और अच्छी कीमत पर ये बिक जाते हैं। बहुत अच्छा मशगला है। लाइफ स्टॉक के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद भी गाइडलाइंस लाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।